हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे मैंने तुम लोग को जैसे कमिटमेंट किया था कि मैं एक एक वीडियोस लेके आऊँगा, रिवीजन वीडियो लेके आऊँगा। बहुत सारे बच्चे लोग की कमेंट थी पहले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ 2024 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी के एसपी का और इकोनॉमिक्स का तीनों का मैंने 2024 के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है। तो जिन बच्चों को वो वीडियोस देखना है तो जाके प्ले लिस्ट में जाके क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं तुम लोग के लिए रिविजन्स लेक्चर्स लेके आऊँगा। बहुत सारे बच्चे लोग के कमेंट्स है कि सर रिविजन लेक्चर्स लेके आओ, एक एक वीडियोस तो एक एक वीडियोस पर लेके आओ। तो आपके जो जो आप बोल सकते हो अपील और जो ख्वाहिशें थी आप लोग की पूरी कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एसपी के में रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। जिन बच्चे लोग एसपी स्टैंडर्ड वाले हैं प्लीज़ बच्चे लोग एसपी को लीनियंट मत लीजिए। बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको याद कुछ नहीं रहेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अकाउंट की जैसे ही ट्रीट करो उसको भी अकाउंट्स की जैसे क्या करो, आप उसको ट्रीट करके प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस करो। क्योंकि ओसी में हाथ दौड़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हाथ दौड़ेंगे, बट एसपी में अटक जाएंगे बिकॉज लॉ टर्म है। वहाँ पे आपको लॉ लैंग्वेज लिखनी है, कंपनीज एक्ट लिखना है, ठीक है। तो हाथ नहीं दौड़ेगा तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइटिंग में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, चलो आज चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। टोटल चैप्टर 8 है आपको मालूम है। और वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4 और 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुके हैं। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस दैट कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ में देख लेना। डिटेल में सब चीज़ें बोला है कि कहाँ शॉर्ट नोट आएगा, डिफरेंट वीडियो आएगा, सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो बनाऊंगा एक रिविजन्स के लिए, क्योंकि रिविजन्स होता है वहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाते अपन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ पे देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, मैनेजमेंट। कोई भी आप मैं बात करूँ कॉर्पोरेट की बात करूँ या तो सॉरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ या तो नॉन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, मतलब नॉन ऑर्गेनाइजेशन मतलब पर्सनल लाइफ, दोनों चीज़ में मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम फरवरी का जैसे आपका टाइम टेबल आ गया, आपने मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना शुरू कर दिया है कि भाई मुझे कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना है, कहाँ पे मेरे को डिफिकल्टीज आ सकती है, कहाँ पे मैं कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा फोकस करना होगा वो टाइम पे, कभी रिवीजन करना है मुझे, कभी पेपर पैटर्न सॉल्व करना है। तो वो सब चीज़ें क्या है, प्लानिंग है। आज अपन देखो मैंने जैसे कि अपन 2 महीने पहले रिवीजन क्यों कर रहे हैं, ये मेरा एक प्लानिंग है कि भाई मेरा बच्चा जब भी एग्जाम में बैठे उसको सब चीज़ें आना जरूरी है। मतलब ये सब प्लानिंग से होता है कि भाई आज मैंने ये किया। तो नॉट ओनली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे खाली ऑर्गेनाइजेशन में, बट नॉन ऑर्गेनाइजेशन मतलब पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैनेजमेंट इज अ वेरी जेनेरिक टर्म और प्लानिंग इज वेरी जेनेरिक टर्म जो डे टू डे बेस पे अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मालूम है नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखा है कि क्या क्या नेचर्स और फीचर्स बोल सकते हो मैनेजमेंट का। तो पहला तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है भाई, वो सभी जगह एवरीवेयर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि भाई वो प्रिंसिपल खाली घर पे एप्लीकेबल है तो ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में तो घर पे नहीं है, मतलब इंडिया में है फॉरेन में नहीं है। नहीं भाई, मैनेजमेंट सब जगह क्या है, एप्लीकेबल है, इसलिए लिखा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकंड है जनरल गाइडलाइन। ऑफकोर्स एक प्लानिंग मैनेजमेंट क्या सिखाता है अपने को कि भाई मुझे आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज टाइम टेबल आ गया, अपन प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करने का मेन पर्पस ये कि वो एग्जाम तक अपना कितना चीज़ें क्या कैसे मैनेज करना है, वो एक आपको जनरल गाइडलाइंस देता है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेज कैसे करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक गाइडलाइंस दे देते कि भाई उसको क्या फॉलो करना है, कभी क्या प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ये सिचुएशन में कैसे काम करना है, किसकी परमिशन लेनी है, किसकी अथॉरिटी लेनी है। तो एक जनरल एक बेस जो सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई नया ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उसको डे 1 से ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं समझ में आएगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कैसे करती है। तो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल्स बोलोगे। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑफकोर्स
आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कोविड की पहले की बात करूँ, हमेशा मेरा एक लाइव एग्जाम जब भी मैं देता हूँ, मतलब जो अपने फील किया रहेगा वही एग्जांपल मैं तुम लोग को दूँ, तो कि तुम लोग के लिए भी आसान हो जाएगा समझने के लिए। कोविड से पहले की सिनेरियो में बताओ और कोविड के जस्ट बाद, मतलब कोविड के बाद जस्ट रीओपन हुआ था सब चीज़ें वर्ल्ड, तभी देखा रहेगा कि भाई जहाँ पे मैनेजमेंट को लेके पहले आप एक रूम में 10 जन को बिठा सकते थे, बट आफ्टर कोविड जैसे रीओपन हुआ सब चीजें, आप एक रूम में 10 जन को नहीं बिठा सकते, बिकॉज आपको मेंटेन करना है कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत क्या हो, गैप हो। तो वो सब चीजें आपको क्या करनी है, मैनेजमेंट के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं अपन, एडलेस करते रहते हैं। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है, और ऑफकोर्स जो भी प्रैक्टिस अपन फॉलो कर रहे हैं वो उसके बेस पे अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हो वो प्रिंसिपल्स को, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन को। आज मैं बात करूँ रिलायंस के अंदर 50 साल पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते रहेंगे, आज जरूरी थोड़ी ये सेम है भाई, पूरा जमाना चेंज हो गया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो और सब चीजें चेंज होगी। तो हमेशा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होते हैं, कीप ऑन चेंजिंग होते रहते हैं। अगर आप चेंज नहीं करोगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो इट्स क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर यू ओनली, मतलब वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको मार्केट की कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने जस्ट बोला कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि वो इजीली क्या हो, चेंज हो। फ्लेक्सिबल का मतलब ही क्या हो, चेंज हो, इजीली चेंज हो, उसको ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए कि भाई आप रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने बैठे, अगर आप मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं किया, तो वंस अगेन इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर इन नेचर, ऑफकोर्स कोई पर्सन को, सपोज आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलायंस की बात करता हूँ कि वहाँ पे आपको 5-10 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो भाई वो 5-10 लाख एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज सबका बिहेवियर सेम थोड़ी है उधर, कोई सनकी है, कोई शांत दिमाग का है, कोई, मतलब मैं एक जैसे बात कर रहा हूँ कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं दौड़ता है वहाँ पे, कि भाई जिसको एक बात बोलेगा तो उसको बुरा लग सकता है, इसको किसी को 100 बात बोलोगे तो भी बुरा नहीं लगता है। तो सबका नेचर क्या है, अलग अलग है। भगवान ने सबको यूनिक बनाया, आपको भी यूनिक बनाया, मुझे भी यूनिक बनाया। तो वो सबको कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको स्कूल में जा रहे हो और ऐसे कंट्रोल कर, नहीं, प्रिंसिपल्स के फॉर्म में अगर प्रिंसिपल बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि ये सब 5 लाख 10 लाख एम्प्लॉइज को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में लाना है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना कोई भी अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा और अपनी मर्जी से चला जाएगा। ऐसा भाई यहाँ पे किट्टी पार्टी नहीं हो रही कि आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, ठीक है। तो जो भी बिहेवियरल नेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए जनरली प्रिंसिपल बनते हैं। नेक्स्ट है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। भाई आप जो एम्प्लॉय ज़्यादा एफर्ट्स करता है, आप उसको ज़्यादा क्या करना चाहिए, आपको रिवॉर्ड देना है, नहीं कि भाई आपका कोई चमचे को आपको क्या करना है, प्रमोशन करना है। अगर वो नेचर रहा तो एज अ बॉस, एज अ लीडर आप पे ही वो भारी हो सकता है, और सर्टन टाइम के बाद कोई भी एम्प्लॉइज हो, वो एक बार चांस देगा, एक दूसरी बार मौका देगा, तीसरी बार मौका देगा, बाद में वो भी बोलेगा छोड़ यार मेरी कंपनी थोड़ी है कि मैं इतना ठेका पाल के रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होना जरूरी है, और जो भी प्रिंसिपल्स आप लोग ने बनाए वो हमेशा इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कि नहीं कि भाई आपने खुद ने बनाया है और आप खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। मतलब आपने 10 प्रिंसिपल बनाए, उसमें से 5 आपको फॉलो कर रहे हो, 5 ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो ही नहीं हो रहा है कभी भी। ऐसा नहीं होना है। जो भी प्रिंसिपल आपने बना है वो प्रैक्टिकली साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए, और वो सभी प्रिंसिपल इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस होंगे। यस, तो दीज आर द 7 नेचर्स एंड फीचर्स बोल सकते हो। बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो हो सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे लोग प्लीज, बच्चे लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है फीचर्स, उसका मतलब नेचर्स ही फीचर्स है आपका। कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे बच्चे लोग। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर ये फीचर्स, आप पहले तो गाली देंगे सर को, भर भर के सभी सर को गाली देंगे, और बाहर आके बोलेगा कि ये उधर से पढ़ा है, आया ही नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट से क्वेश्चंस आया है, बुक्स में था ही नहीं। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे था सर, बता के दिखाओ। अरे मेरे प्यारे, इतने प्यारे भोले बच्चे लोग होते हैं ना, मैं नहीं बोल सकता उसको कुछ। वो फीचर्स का मतलब ही क्या था, नेचर। तो अगर आपको बुक लेके बैठे हो तो प्लीज़ क्या कर लीजिए, आप लिख के रखिए कि अगर एग्जाम में फीचर्स में पूछ रहे हैं तो उसका मतलब इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेम लाइक सिग्निफिकेंट की भी बात करूं तो अगर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहे थे, उन लोग डायरेक्टली आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज सिग्निफिकेंट का मतलब ही क्या होता है, इंपॉर्टेंस। देखो आप लास्ट लाइन भी पढ़ना, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि सिग्निफिकेंट का मतलब ही क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। यस, चलो उसके अंदर देखोगे तो प्रोवाइड ए यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर, जैसे कि अपन ने पहले भी बात किया अभी जस्ट कि भाई आज कोई भी मैनेजर न्यू फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन होता है तो उसको डे वन से सब चीज़ें नहीं मालूम होती कि भाई ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे कर रही है। तो भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन जाननी है उसको किसके थ्रू जानेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे जाएगी, मतलब प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर। सेकंड है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज डिसिप्लिन का मेन मतलब प्रिंसिपल बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी रिसोर्सेज है, मैं बात करूं या तो ह्यूमन या तो नॉन ह्यूमन, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, सभी रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल्स बनाते हैं, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। वरना कोई भी एम्प्लॉय आएगा 3 घंटे की ड्यूटी करेगा और पैसा लेके चला जाएगा पूरे दिन का, तो फिर मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है आपको तो प्रॉपर डिसिप्लिन में काम करना है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है सभी पे इक्विवेलेंट एप्लीकेबल होना चाहिए कि भाई नहीं कि भाई टॉप मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं कर रहा है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट छोटे एम्प्लॉइज ही फॉलो कर रही है, ऐसा भी पार्शियलिटी भी नहीं करनी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसमें कोई डिफरेंशिएट, हाँ ठीक है डेजिग्नेशन वाइज आप लोग वो बोल सकते हो भाई ये भाई बॉस है, ये चेयरमैन है, ये सीईओ है, वो सुपरवाइजर है, वो ठीक है, बट अगर मैं बात करूं पॉलिसी के लिए तो आप ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं करोगे, और ना तो कास्ट वाइज ना तो जेंडर वाइज आप कोई पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा साइंटिफिक डिसीजन। आप भाई जनरली कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो साइंटिफिकली पॉसिबल हो, ऐसे ही क्या करना है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अदरवाइज वो खाली आप बोलोगे ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, तो ये चलेगा नहीं भाई, क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन आपके ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ग्रेट इंपैक्ट पड़ सकती है, और फाइनेंशियली तो छोड़ो, फाइनेंशियल तो लॉस होगा ही, पर नॉन फाइनेंशियल भी बहुत इंपैक्ट देगा। और आपको खुद को मालूम है कि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको एक टाइम के बाद आप थोड़ा मार्केट में आए हो और सडनली आप सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आगे जा रहे हो, देखो नाम कमाना इट्स पूरी लाइफ चली जाएगी आपको नाम कमाते कमाते, पर एक गलत चीज़ करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाट लग सकती है। तो मतलब आप जो भी डिसीजन ले रहे हो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, अदरवाइज तो डाउनफॉल हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छा प्रोएक्टिव मतलब एक को बोलते हैं ना कि अप्रोच कर रही है टूवर्ड्स द बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लेके। उन लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम लोग पैसा कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हो उससे भी बड़ी अच्छी बात है, आप जो भी कर रहे हो अच्छी बात है, सभी चीज़ें अच्छी बात है, बट आपको सोसाइटी के लिए सर्टन पोर्शन, जैसे कि आपको खुद को मालूम है 6 या 7 चैप्टर पूरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा चैप्टर्स बनाए, वहाँ पे 2% गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% मतलब 2% हिस्सा आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट के अंदर क्या करना है, खर्चा करना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये वंस अगेन ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D बोलूँ शॉर्ट में, ये सभी कंपनी नहीं कर सकती, बिकॉज सभी कंपनी की बस की बात नहीं है। ये वही कंपनी कर सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है, स्ट्रांग है। अगर फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा तो भाई ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट छोटी मोटी कंपनी को परवड़ेगा ही नहीं। यस, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो लास्ट 25 साल से, और अगर आपको कुछ चेंज करना है कि नहीं करना है वो सब डिसीजन किसके बेस पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बात किया कि ग्रुप एक्टिविटी है, सबको कंट्रोल करना है, ग्रुप इकट्ठा करना है मैनेजमेंट के अंदर, तो भाई प्रिंसिपल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और लास्ट डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जैसे करके 7 सिग्निफिकेंट दिए है एग्जाम के लिए आने के चांसेस है, तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स इज नथिंग बट थियरी ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको 2 थियरी 2 फिलोसोफर्स बोल सकता हूँ या तो फिर 2 ऑथर्स बोल सकता हूँ जो इसने एक्सप्लेन की है। पहला तो है आपके आँख के सामने दिखता रहेगा, नथिंग बट हेनरी फ्योल, जो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है मेरे लिए, बट ऐसा नहीं कि ये 100%
आएगा ही। अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हो गया, इस बार पेपर सेट जो कर रहा है उसका मूड चेंज हो गया, उसको ये क्वेश्चन नहीं पूछना है हेनरी फ्योल पे, उसको लग रहा है कि एवरी ईयर बच्चे लोग को एक एक ज्ञान क्यों दे, इस बार टेलर पूछूं तो टेलर भी आने के चांसेस है, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने दिया है। यस, तो यहाँ पे बात कर रहा है हेनरी फ्योल्स was a French mining engineer who turned a leading industrious and successful manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of the CMD, nothing but Chief Managing Director. आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट, उसने भाई ने बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद वो भाई ने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 14 प्रिंसिपल, ये 14 प्रिंसिपल तो होने ज़रूरी है। मतलब ये 14 प्रिंसिपल नहीं रहा तो आपकी, मतलब ये बेसिक, मतलब ये नहीं जरूरी बोलो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, नहीं, ये बेसिक प्रिंसिपल होना ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे लेवल पे हो या तो बड़े लेवल पे हो। यस, नथिंग बट 14 प्रिंसिपल, वो भाई ने अपनी बुक में, जो फेमस बुक है नथिंग बट जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर क्या किया था, उन लोग ने एक्सप्लेन किया था ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। जैसे 14 प्रिंसिपल देखे होंगे तो यहाँ पे आपके सामने फटाफट ऊपर ऊपर डिस्कस कर लेते। पहला ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, उसका कहना ये था, मतलब मेरा नहीं, हेनरी फ्योल बाबा का कहना ये था कि जो भी काम आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो प्रॉपर क्या हो, डिवाइड हो, प्रॉपर क्या हो, डिवाइड हो। ऐसा नहीं कि भाई एक बंदा पूरा काम खुद ही कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जहाँ पे 5 जन में डिवाइड था वो काम, वो 5 जन का काम एक बंदा कर रहा है, मतलब वो प्रेशर के कारण काम भी क्या कर पाएगा, मतलब वो क्वालिटी नहीं निकल पाएगा, वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो वो फील्ड के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर डिसिप्लिन क्या करना है, डिवीजन करना है, और डिवीजन ऑफ वर्क ऐसे करना है कि जो बंदा जो फील्ड के लिए एक्सपर्ट है उसको वो काम देना है। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने आईटी वाला पर्सन को हायर किया है, तो आईटी वाला बंदा एक्सपर्ट रहा तो उसको आईटी का काम देना है, उसको अकाउंटिंग की, टैली के काम पे नहीं बिठाना है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर नहीं करवाना है उससे, वरना वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हुआ ना, तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकल के आएगी ना बॉस। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो अगर आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम काम निकालना है, तो वो बंदे को वो काम दो जो बंदा वो फील्ड के अंदर क्या है, एक्सपर्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस अगेन कि ये बाबा बोलता है यहाँ पे कि भाई जो भी ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करना है, प्रॉपर डिवाइड करके रखना है। किसके बीच में? मैनेजर और या तो सुपीरियर या तो सबऑर्डिनेटेड के बीच। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने सुपीरियर को कोई पावर दिया, मतलब अथॉरिटी बोलूं मैं, पर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे रहे हो आप, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। बाबा क्या बोलता है कि आपको प्रॉपर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, डिवाइड करके रखना है। नेक्स्ट है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन बना के चले। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 1 सुपीरियर एक ही, मतलब 1 सीनियर 1 जूनियर, एक जूनियर एक ही सीनियर से क्या करेगा, कमांड लेगा। नहीं तो मालूम गिरा कि भाई उसको 10 जन बोले कि मेरा काम करके दे, मेरा काम करके दे, मेरा काम, तो जूनियर बेचारा ज्वाइन हुआ रहेगा, पहले रेजिग्नेशन दे देगा, नहीं मेरे से नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और चल भी वो बंदे में दम भी है, जूनियर में कर भी लिया काम, तो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होके उसको यही डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वंस अगेन सेम कि यहाँ पे आपको एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट 2 या 4 मार्क का शॉर्ट नोट भी बन सकता है। अभी ये पॉइंट ये बोलता है कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के, हेनरी फ्योल क्या बोलता है कि आपको खुद का बेनिफिट नहीं देखना है, खुद का इंटरेस्ट नहीं देखना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का क्या करना है, इंटरेस्ट देखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन नथिंग बट भाई आपको प्रॉपर क्या करना है, वर्क डिवाइड करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी है। और कमांड, जो जनरली क्या होता है कि जो कमांड होता है वो सुपीरियर से आता है, पर अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल आज एक लाइव एग्जांपल ले लो रिलायंस का, कि आज थोड़ी पॉसिबल है कि भाई सभी कंपनी के अंदर, सभी ब्रांच के अंदर जो डिसीजन ले रहे हैं मुकेश भाई अंबानी जी ले रहे हैं, नहीं, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन लोग क्या करते हैं, वो पावर डेलीगेट कर देते। क्या करते थे, डेलीगेट करते, मतलब थोड़े पावर आपको सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़े पावर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, कि एवरी ब्रांच में एक मैनेजर बिठा दो और वो ब्रांच का जो भी डिसीजन लेना है वो मैनेजर लेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा सा पॉइंट है कि भाई आपको हेनरी फेयर बोलता है कि आप जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वर्ड लिखा है उन्होंने फेयर रेम्यूनरेशन, क्या बोला है उससे, फेयर रेम्यूनरेशन देना है। यहाँ पे ना तो कोई ज्यादा ना तो कम, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करना है भाई तू गर्ल्स से तेरे को कम सैलरी दूं, बॉयज को ज्यादा दूं क्योंकि वो घर चलाता है, नहीं, ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं करना है। दोनों को अपने अपने मेरिट्स के बेस पे, मेरिट्स के बेस में मतलब जो एक्सपीरियंस है, स्किल है, डिग्री है, उसको वन लाइन में बोलो तो मेरिट्स, मेरिट्स के बेस पे क्या करना है, आपको रेम्यूनरेशन देना है, वो भी फेयर। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये भी शॉर्ट नोट के लिए बहुत जल्दी आता है, मतलब जनरली आता है। और स्केलर चेन ये बोलता है कि पहला जो मेथड जो फॉलो होता था, ट्रेडिशनल बात करो, ट्रेडिशनल, कि जहां पे जो छोटे जूनियर को अगर सीनियर के साथ बात करना है ना तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, उसको उसके ऊपर वाले को पूछता था, वो उसके ऊपर वाले, और वो बात पहुंचाता था उसको, उसके बाद उसका रिप्लाई इसको जाता था, इसको जाता था, बाद में डायरेक्ट नीचे सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट को जाता था। मतलब जो वे ऑफ कम्युनिकेशन से बिटवीन द सबऑर्डिनेट, मतलब छोटा सा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर बॉस के बीच में, उसके बीच में लिंकअप जो था 3 से 4 लेयर का था। तो कोई भी एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए इट्स टेक ऑलमोस्ट 1 वीक। तो भाई अगर आज मार्केट में इतना कंपटीशन है, वो मेथड आप फॉलो करने बैठे, स्केलर चेंज जैसे मैं बोलूँ, वो पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे क्विक डिसीजन लेनी है, वरना मार्केट से 2 मिनट में अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता था, यहाँ पे गैंग प्लैंक करके आपने कंसेप्ट पढ़ा रहेगा कि जहाँ पे आपको डायरेक्ट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो अपने सुपीरियर से। कोई भी डिसीजन लेना है आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो अपने सुपीरियर से, तो ही आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हो, बिजनेस रन कर सकते हो अच्छी तरह। वरना वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 7-7 दिन का। भाई आज के दिन पे कोई 7 मिनट वेट नहीं करता, 7 दिन का क्या वेट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, मतलब मालूम है सर बहुत प्यार की बात कर रहे हैं, 7 दिन कोई वेट नहीं करता, नहीं, जस्ट की चिल, एग्जाम पे फोकस करो बच्चे लोग, पढ़ाई अच्छी करोगे, मेहनत करोगे, कमाओगे, ऑटोमेटिक आएगी क्या, लड़की नहीं गाड़ी। यस, गाड़ी बंगला सब आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में अपने को। यस, चलो आगे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। वंस अगेन मैं तुम लोग को ये बोलो कि यहाँ पे जैसे कि अपन डायरेक्शन में पढ़ा कि आपको ऑर्डर भी एक ही सुपीरियर से आना चाहिए, 10 सुपीरियर से नहीं आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मतलब इक्वलिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सभी को एक समानता रखना है, सभी प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल बनेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके लिए इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आपको एक भरोसा देना है अपने एम्प्लॉय को कि हाँ भाई तेरे को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग रखेंगे, 6 महीना 8 महीना, अगर कुछ लगा तो ही हम लोग तेरे को चाहने के लिए बोलेंगे, और अदरवाइज नहीं बोलेंगे। मतलब एक भरोसा रखो कि भाई, जैसे कि कोविड में ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत जो बड़ी बड़ी थी उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट छोटी मोटी एम्प्लॉयज़ वाले मैं बात करूँ कंपनीज की, तो उन्होंने तो डायरेक्टली निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया विद द इमीडिएट इफेक्ट, सभी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया बिकॉज सैलरी परवड़ नहीं रही थी। यस, चलो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स, आपको अगर एज अ लीडर बनना है, अगर आपका जूनियर कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करो, लीड करो। ठीक है, तो हमेशा इनिशिएटिव अप्रोच होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डेक ऑफ नथिंग बट टीम स्पिरिट, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन टर्म के लिए लेके जाना है तो भाई टीम स्पिरिट होनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट टीम स्पिरिट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले जा सकते विदाउट टीम स्पिरिट। देखो आज ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्ल्ड वाइड आपको करना है तो एम्प्लॉयज़ को एक साथ रखना पड़ेगा, एक इकट्ठा रखना पड़ेगा। यस, तो ऐसे 4 के 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है किसने, हेनरी फ्योल ने। उसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा ऑथर्स, दूसरा बाबा बोल सकता हूँ, नहीं जस्ट चिलिंग, जस्ट किडिंग। यस, पर ड्यू रिस्पेक्ट फ्रेडरिक टेलर, जिसने साइंटिफिक के बेस पे क्या किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रिंसिपल्स को। अभी साइंटिफिक है भाई, साइंस वाला बंदा है, तो जो भी प्रिंसिपल बोलेगा प्रैक्टिकली बोलेगा, यहाँ पे कोई हवा में बातें होगी नहीं। इसलिए बहुत छोटे छोटे 6 या 7 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया प्रिंसिपल को। देखोगे तो पहला ये साइन नॉट रूल ऑफ थंब, क्लियर, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो
वो साइंटिफिकली क्या होने चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए। यहाँ पे कोई पर्सनल जजमेंट कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपन ये सोचे तो, अपन ये करे तो नहीं भाई, पहले करके बता, प्रैक्टिकल में पॉसिबल है तो ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन में रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। यस, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब सभी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में प्रॉपर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कभी भी यहाँ पे पर्सनल ईगो नहीं रहना चाहिए, ना तो एम्प्लॉयर को ना तो एम्प्लॉइज को। इसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, नहीं नहीं नहीं, पर्सनल ईगो सेट असाइड करके यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, और सबको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे सभी के लिए क्या होगे, इक्वल, एक समानता एप्लीकेबल होगा। सर वाह, क्या हिंदी बोल रहे हो। नेक्स्ट, मेंटल रिवैल्यूएशन। यहाँ पे 1 सेकेंड ये बोल रहा है, प्रिंसिपल बोलता है कि आप अगर आपको लग रहा है कि आपको एम्प्लॉयज को 15 घंटा काम करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, ए भाई नहीं निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी। क्यों? अगर आप कंटिन्यूस 15 घंटा काम कराओगे तो भाई वो पागल हो जाएगा मेंटली। अगर कोई भी एम्प्लॉयज को कंटिन्यूस 2 या 3 से 4 घंटा का कंटिन्यूस काम करने बोलोगे, एक बात क्या, तो उसको ब्रेक चाहिए, तो आपको प्रॉपर ब्रेक सिस्टम रखना है। लंच ब्रेक हो गया, या तो फिर बाद में शाम को चाय नाश्ता हो गया, तो आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर ब्रेक देना है, वरना खिसक जाएगा उसका। नेक्स्ट, कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक पॉइंट रिलेटेड पढ़ा था अपन ने, हेनरी फ्यूल के अंदर भी वो भी बोलता है कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेट असाइड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। जैसे कि एक प्रिंसिपल पढ़ा था, किसका था, हेनरी फ्यूल का, क्या बोलता है, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट से बाहर निकल के आप, सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। सेम ये भी ये कंसेप्ट बोलता है कि आपको इंडिविजुअल गेम नहीं खेलनी है, आपका काम हो गया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर, नहीं भाई, अगर आपको जरूरत लग रही है तो अपना कलीग की भी हेल्प करो, बिकॉज वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो उसमें भी तू भी वही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो पहला ही प्रिंसिपल था हेनरी फ्यूल का कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, के प्रॉपर वर्क क्या करना है, डिवाइड करना है। बट हाँ, डिवाइड तो करना है, पर डिपेंड ऑन देयर स्किल, टैलेंट के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और लास्ट लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिविटी। मतलब ये बोलता है कि भाई आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करते रहना है। आपको लग रहा है कि भाई मेरा एम्प्लॉय थोड़ा नॉलेज उसका अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सेमिनार्स अरेंज करो। आपको लग रहा है कि भाई उसको नॉलेज अपग्रेड करना है, तो उसको फर्दर स्टडी के लिए अप्रोच करो। जो भी खर्चा हो रहा है आप क्या करो, स्पॉन्सर करो। तो मतलब ये कौन बोलता है, टेलर बोलता है कि आप अपना एम्प्लॉयज को जितना स्किलफुल रखोगे उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है, कि भाई वो अपने क्लाइंट को अच्छे से क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। नेक्स्ट, तो ये हो जाएंगे टोटल 6 प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स। देखो 1 सेकंड बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हेनरी फ्यूल का क्वेश्चन आता है, टेलर के भी आने के चांसेस है, तो आपको उसको भी इंपॉर्टेंट देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसकी टेक्निक मजेदार है इसकी, क्योंकि टेक्निक्स मेरे हिसाब से इसके प्रिंसिपल कम पूछते हैं, टेक्निक्स ज्यादा पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो टेक्निक्स प्लीज ध्यान से सुनना। और देखो बच्चे लोग, मेरे प्यारे प्यारे बहुत बच्चे लोग को मालूम नहीं है कि मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपके पूरे डिटेल में वीडियोस दिखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरी प्लेलिस्ट बनी हो OCM 12th स्टैंडर्ड की, एक एक वीडियो, एक एक चीज़ विद एक्सरसाइज, एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है। भाई अगर आपने क्लासेस में पे भी किया रहेगा ना, मेरी गारंटी के कोई भी क्लासेस में पे करने के बाद भी आपको एक एक लाइन नहीं समझाया होगा। इज माई ओपन चैलेंज। यस, चलो ये ना, तो यहाँ पे एक्सरसाइज बना, मतलब एक कंसेप्ट तुम लोग को 2 3 बार पढ़ा है मैंने। तो प्लीज बच्चे लोग, नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। मतलब सर क्यों कम क्यों बोल रहे हो, अभी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी ना। अरे भाई इन सेंस ऑफ में बात कर रहा हूँ, एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे आपका एफर्ट्स अभी ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। नो डाउट आपके एग्जाम के साथ साथ हम लोग के भी एग्जाम होती है इनडायरेक्टली, बट आपको ज्यादा एफर्ट्स करना है। जहाँ पे आपको 90% करना है, वहां पे हम लोग को, चलो 80% आपको एफर्ट्स करना है, 20% हम लोग को एफर्ट्स करना है। आपको कुछ भी डाउट हो तो बिंदास हम लोग बैठे हैं, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डालते हैं। मेजोरिटी टाइम मैं जवाब दे देता हूँ। कहाँ पे भी अटक रहे हो प्लीज डाल दीजिए, डिले रिप्लाई आ सकता है। मैं ना नहीं बोलो कि मैं जवाब टाइम पे देता हूँ,
या तो मैं हमेशा जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं, छूट भी जाते रहेंगे हम, पर एक टाइम पे एक पर्सन सब जगह नहीं पहुंच सकता। बट हाँ, मैं मेरा 100% देने की ट्राई करता हूँ कि हाँ भाई मेरे बच्चे का कोई भी एक क्वेरी है उसका मैं क्या करूँ, शॉर्ट आउट करूँ। ठीक है, चलो टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ तो इसकी टेक्निक्स है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर भी इसने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया वर्क स्टडी को भी। टाइम स्टडी कि भाई आपको कितना टाइम आइडियली लगना चाहिए, अगर मार्केट में सेम प्रोडक्ट बन रहा है तो उन लोग कितने टाइम में बना रहे हैं, आपको भी उतना ही टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, उससे कम लगेगा तो चलेगा। बट हाँ, कम लगा रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट मेथड स्टडी। ऑफकोर्स आज कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पहले सोचना है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, कौन सी मेथड में फॉलो करूँगा, कौन सी टेक्निक में मैं फॉलो करूँगा कि मेरे उसका काम अच्छे से निकल के आए और क्वालिटी भी क्या हो, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो, अच्छे से हो। मोशन स्टडी। ऑफ कोर्स कि भाई आप कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो उसको मूवमेंट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी एम्प्लॉइज का, मैंने जैसे कि बोला, सभी एम्प्लॉइज का माइंड एक तरीके से नहीं सोचता है, सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और सबका डिफरेंट तरीका होता है काम करने का। तो ये सब स्टडी आपको करनी है कि किसको कितना काम दे, क्या काम दे, कौन से ग्रुप में किसको लीडर बनाए, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, सोचनी है। नेक्स्ट और लास्ट होगा वर्क स्टडी के अंदर फैटिग्यू स्टडी, मतलब थिंग बट आपका वर्किंग आवर्स। मैंने तुम लोगों को ऊपर डिस्कस किया कि भाई आप मेंटल हेल्थ रिवोल्यूशन वाले पॉइंट पे कि आपको प्रॉपर ब्रेक देना है, अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर वर्किंग आवर्स रखने हैं, जो भी काम कर रहे हो उसके आजू बाजू का एनवायरमेंट पॉजिटिव हो, एनवायरमेंट के साथ साथ वो क्लीन एनवायरमेंट हो, ये सब चीजें आपको एज अ लीडर, एज अ बॉस ध्यान में रखना होगा। सेकंड पॉइंट मिलता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, प्रॉपर अपग्रेड मॉडर्न टेक्निक होनी चाहिए और आपको ऐसा कोई टूल्स यूज करना है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट साइंटिफिक टास्क सेटिंग। वन सेकंड तुम लोग बोलो, जो भी आप टास्क काम कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो साइंटिफिकली डिसीजन लेना है, रूल ऑफ थंब नहीं करना है, मतलब ट्रायल एंड एरर का कोई गुजारिश नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स मैं तुम लोग को ऊपर बोला, अपन ने पढ़ा भी कि आप अपने को ट्रेनिंग को, एम्प्लॉयज को ट्रेन करते रहना है, उसका इनडायरेक्टली नहीं पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो जैसा अपने क्लाइंट को कन्विंस करेगा, जैसे आप वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करेगा, वैसे ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा और अल्टीमेटली उसको रिवॉर्ड मिलने के साथ साथ कंपनी को भी रिवॉर्ड मिलेगा। और नेक्स्ट हो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 2 लेवल पे इन लोग ने एक्सप्लेन किया कि प्लानिंग लेवल पे क्या क्या चेक करना है और एक बार इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद भी आपको क्या क्या चेक करना है, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और लास्ट है डिफरेंशियल पीस रेट वेजिस प्लान। ये बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे एम्प्लॉइज और ज़्यादा मोटिवेट होता है बेसिक काम करने के बाद, और ज़्यादा अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल काम कर रहा है, अगर आपको सपोज कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो आप 2 वे से मोटिवेट कर सकते हो, फाइनेंशियली या तो नॉन फाइनेंशियली। फाइनेंशियली मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि भाई बंदे में कैपेबिलिटी काबिलियत है, बट वो काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द पैसे के लिए, मतलब वो सोच रहा है कि भाई मैं इतना निकालूंगा दिन में क्वांटिटी तो भी मुझे इतना ही सैलरी मिल रहा है, उतना ज़्यादा निकालूंगा तो भी मुझे ये इतना ही मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा एफर्ट्स क्यों करूँ। तो ये जो मेंटालिटी है उसको अपग्रेड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जनरली स्टेप्स उठाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वेज रेट में मैं तुम लोगों को बोला कि उसको एक ऑप्शन देते कि अगर तू इतना पर क्वांटिटी अगर तू इतना निकाल रहा है तो तेरे को प्राइस इतना मिलेगा, मतलब तू एक क्वांटिटी बना रहा है तो 10 रुपये मिलेगा, तो तू जितना ज़्यादा बनाएगा उसको खुद को मालूम है मैं जितना पीस बनाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे क्या मिलेंगे, वेजिस मिलेंगे। तो उसके कारण एम्प्लॉय डायरेक्टली मोटिवेट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा टोटल 6 टेक्निक्स और यहाँ पे अपना चैप्टर्स 1 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहेगा। इफ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 1 प्लीज बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और हाँ, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को, अगर हिरेन सर आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो ना भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करते रहिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर, और उनको भी बताइए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर, क्योंकि ये सब प्योरली आपकी अच्छे मार्क्स के लिए हम लोग इतना एफर्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग कोई फीस मांग ही नहीं रहे, सभी फ्री चीज़ें चल रही है, बट तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हाँ भाई आप भी क्या करो,
लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।